बचपन की किताबों में इतिहास को अक्सर एक बहुत ही सीधी और साफ सुथरी रेखा की तरह पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। मतलब एक क्रूर राजा था, उसने एक भयंकर युद्ध लड़ा, लाखों लोग मारे गए। फिर उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और रातों रात वो एक महान और शांतिप्रिय संत बन गया। कहानी खत्म। हाँ, सुनने में सब कुछ बहुत स्पष्ट और प्रेरणादायक लगता है। लेकिन क्या हुआ अगर आज के हमारे स्रोत ये साबित कर दें कि सम्राट अशोक का ये तथाकथित हृदय परिवर्तन इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब और सबसे चतुर राजनीतिक पीआर कैंपेन था? ओहो, ये तो एक ऐसा सवाल है जो उस पूरी छवि को चुनौती देता है जिसे सदियों से सच माना जाता रहा है। एग्जैक्टली। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन है। आज हम सम्राट अशोक के उस रूप का गहन अध्ययन कर रहे हैं जो अक्सर पन्नों में छिप जाता है। बिल्कुल। क्या वो वाकई एक संत राजा थे या इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकार? सही कहा। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे सामने स्रोतों का एक बहुत ही ठोस पुलिंदा है। इनमें प्राचीन ऐतिहासिक लेख, अशोक के खुद के शिलालेखों का आधुनिक विश्लेषण और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से जुड़ी रिसर्च शामिल है। देखिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आसानी से मिल जाए या शांति से बनी रहे। हाँ, वो तो है। मौर्य साम्राज्य उस समय के ज्ञात विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इसे चलाना सिर्फ अच्छे इरादों के बूते की बात नहीं थी। और इस बात की झलक हमें अशोक के शुरुआती जीवन में ही मिल जाती है। सम्राट बिंदुसार के समय की जो तस्वीर स्रोत पेश करते हैं वो सत्ता के संघर्ष की बहुत ही खूनी दास्तान है। बिल्कुल। कुछ बौद्ध ग्रंथ तो राजा बिंदुसार के 101 बेटों का जिक्र करते हैं। बाप रे। और सत्ता की इस दौड़ में अशोक का जो रूप सामने आता है वो किसी संत का तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। स्रोतों के अनुसार अशोक ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने 98 भाइयों की हत्या कर दी थी, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई और असली उत्तराधिकारी सुशीम भी शामिल थे। और इसी बेइंतहा क्रूरता के कारण उन्हें चंडाशोक यानी क्रूर अशोक का नाम दिया गया था। चंडाशोक मतलब नाम से ही खौफ आता है। हाँ, और चंडाशोक की ये उपाधि सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि ये उनके राजकाज के शुरुआती तरीके का एक सटीक वर्णन था। इस क्रूरता का सबसे खौफनाक विवरण अशोकावदान जैसे ग्रंथों में मिलता है। हाँ, मैंने पढ़ा है वो हिस्सा। इन ग्रंथों में बाकायदा अशोक के नरक का जिक्र है। हाँ। ये कोई डराने वाली कहानी या रूपक नहीं था, बल्कि राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया गया एक असली भौतिक ढांचा था जिसे विरोधियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन ऐतिहासिक विवरणों को पढ़ते हुए दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो बेहद खौफनाक है। सोचिए, ये बाहर से एक बेहद खूबसूरत लग्जरी रिजॉर्ट या महल जैसा दिखता था। हाँ, एकदम आकर्षक। कोई भी व्यक्ति इसके बाहरी सौंदर्य को देखकर अंदर जाने के लिए लालायित हो सकता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही वो एक ऐसे टॉर्चर चेंबर में तब्दील हो जाता था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और उस आतंक को हकीकत में बदलने के लिए अशोक ने गिरिका नाम के एक मुख्य जल्लाद को नियुक्त किया था। इस जगह की बनावट भी कोई साधारण नहीं थी। तो कैसी थी इसकी बनावट? गिरिका ने इस टॉर्चर चेंबर को बौद्ध मान्यताओं में बताए गए नरक की 5 यातनाओं से प्रेरित होकर डिजाइन किया था। वहां खोलते हुए तांबे के बर्तन, पिघले हुए धातु की भट्टियां और भयानक औजार थे। ओह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अशोक और गिरिका के बीच एक स्पष्ट शर्त थी। जो भी व्यक्ति इस खूबसूरत महल के दरवाजे से अंदर कदम रखेगा वो कभी जीवित बाहर नहीं जाएगा। वेट, कभी नहीं? कभी नहीं। नियम इतने सख्त थे कि अगर खुद अशोक भी उस दरवाजे के अंदर चले जाते तो गिरिका उन्हें भी मारने के लिए स्वतंत्र था। क्या बात कर रहे हैं? ये तो सत्ता का एक ऐसा हिंसक रूप है जो पूरी तरह डर पर टिका है। लेकिन फिर इन्हीं स्रोतों के अनुसार एक बदलाव का क्षण आता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। समुद्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु गलती से उस महल में प्रवेश कर जाता है। उसे बाकी लोगों की तरह यातनाएं दी जाती हैं, खौलते हुए बर्तन में डाला जाता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से उस पर किसी यातना का असर नहीं होता। वो ध्यान की मुद्रा में सुरक्षित रहता है। और जब अशोक खुद ये दृश्य देखते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके तुरंत बाद गिरिका को उसी की भट्टी में जिंदा जला दिया जाता है और उस खौफनाक महल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाता है। देखिए,
यहीं से उस महान कथा का जन्म होता है जिसमें चंडाशोक धीरे धीरे धर्माशोक में बदल जाते हैं। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे सदियों तक दोहराया गया। लेकिन और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस पूरी कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास कलिंग युद्ध से जुड़ा है। हाँ। क्योंकि जब भी अशोक के हृदय परिवर्तन की बात होती है तो इतिहास की किताबों में सबसे बड़ा कारण 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध को बताया जाता है। सही कहा। लाखों लोगों की मौत, खून से लाल हुई दया नदी और उस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हथियार डाल देना, यही कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है ना। ये इतिहास की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक जरूर है, लेकिन हमारे स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। अच्छा। यहीं पर इस ऐतिहासिक अध्ययन का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। छोटे शिलालेखों, जिन्हें माइनर रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है, और उनके समय काल के विश्लेषण से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वो क्या? अशोक कलिंग युद्ध की विभीषिका देखकर बौद्ध नहीं बने थे। साक्ष्य बताते हैं कि कलिंग युद्ध से कम 2 से 2.5 साल पहले, लगभग 264 ईसा पूर्व में ही अशोक बौद्ध धर्म अपना चुके थे। वेट, रियली? ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ दावा है कि वे कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म के अहिंसा के मार्ग को अपना चुके थे, और दूसरी तरफ कलिंग में इतना भयंकर नरसंहार हुआ। विरोधाभास तो है। स्रोतों के मुताबिक कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोगों को निर्वासित किया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। अगर वे पहले से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो कलिंग में इतनी बड़ी हिंसा की अनुमति क्यों दी? क्या युद्ध के बाद का वो दुख और पश्चाताप सिर्फ एक दिखावा था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसे रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राजनीतिक कूटनीति के चश्मे से देखना होगा। अशोक को विरासत में मौर्य साम्राज्य मिला, जरूर था, लेकिन ये अंदर से दरखाहा था। मतलब आंतरिक कलह थी। हाँ, साम्राज्य में जैन और आजीवक संप्रदाय के लोगों का बहुत प्रभाव था। इसके अलावा जिन सौतेले भाइयों की अशोक ने हत्या की थी, उनके समर्थक, दरबारी और सेनापति अभी भी साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। ओम, समझ गई। इसका मतलब है कि उनके सामने हर वक्त एक तख्ता पलट या विद्रोह का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में एक नया धर्म अपनाना कोई व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बल्कि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक साधन था। सटीक विश्लेषण है। बौद्ध धर्म को अपनाकर अशोक असल में एक नया वफादार समर्थक वर्ग तैयार कर रहे थे, जो सत्ता के पुराने दावेदारों और दरबार के पुराने गुटों से बिल्कुल अलग हो। ये अपनी राजनीतिक जमीन को नए सिरे से तैयार करने की रणनीति थी। और यहाँ एक बात और मेंशन करना जरूरी है। स्रोतों में ये भी स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अशोक ने अपने शासनकाल में विरोधी संप्रदायों जैसे आजीवकों और जैनियों पर भी कठोर कार्रवाई और हिंसा की थी। हाँ, ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए हम केवल मूल स्रोतों में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी धार्मिक पक्ष या संप्रदाय का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भूमिका सिर्फ एक तटस्थ विश्लेषक की है। तटस्थता इतिहास को समझने की पहली शर्त है। सही कहा। अब अगर हम कलिंग युद्ध के पश्चाताप वाले पहलू पर वापस लौटें, हाँ। तो यह कूटनीति का एक और मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के भारी दुख और पश्चाताप का बहुत भावुक वर्णन करता है। हाँ, वो बहुत फेमस है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शिलालेख कलिंग यानी आज के ओडिशा में लगाया ही नहीं गया था। सच में? हाँ, इसे पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी जैसी जगहों पर साम्राज्य की दूर दराज की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर लगाया गया था। ये तथ्य तो काफी हैरान करने वाला है। मतलब जिस जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ, जिनके घर उजड़े, उन्हें वो माफीनामा दिखाया ही नहीं गया। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी एक शहर में गलती की जाए और माफीनामे के पोस्टर किसी दूसरे देश में चिपका दिए जाए। इस रणनीति के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। कलिंग के लोगों के लिए जो संदेश उकेरे गए, जिन्हें इतिहास में सेपरेट एडिक्ट्स 1 और 2 कहा जाता है, उनमें पश्चाताप का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। तो फिर उनमें क्या लिखा था? इसके बजाय उन शिलालेखों में कलिंग के प्रशासकों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वहां प्रशासन कैसे चलाना है, न्याय व्यवस्था कैसे रखनी है और किसी भी तरह के विद्रोह को कैसे तुरंत कुचलना है। यानी कलिंग के लिए संदेश था सख्ती और अनुशासन, और साम्राज्य के बाकी हिस्सों के लिए संदेश था
पश्चाताप और दया। बिल्कुल एकदम सही पकड़ा। इससे ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि 13वें शिलालेख का वो भावुक संदेश दरअसल कलिंग के लिए था ही नहीं। ओह नहीं, वो उनके लिए नहीं था। वो तो साम्राज्य के बाकी हिस्सों और बाहरी दुनिया को ये दिखाने के लिए था कि अशोक अब एक न्यायप्रिय, दयालु और अहिंसक शासक बन चुका है, ताकि कोई दूसरा राज्य ये सोचकर बगावत न करे कि राजा अभी भी वही पुराना क्रूर चंडाशोक है। यह एक बेहद सोची समझी प्रोपेगेंडा रणनीति थी। अशोक अपनी छवि को नियंत्रित कर रहे थे ताकि बिना लड़े ही संभावित विद्रोहों को शांत किया जा सके। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर कलिंग का वो पश्चाताप एक राजनैतिक संदेश था, तो एक सवाल और उठता है। क्या? एक विशाल साम्राज्य में जहां संचार के साधन न के बराबर थे, अशोक ने अपने इस नए संदेश को जनता तक पहुंचाया कैसे? उस दौर में कोई इंटरनेट या सोशल मीडिया तो था नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज था। और यहीं पर उनके मशहूर शिलालेखों की भूमिका सामने आती है। ये सिर्फ पत्थरों पर लिखे संदेश नहीं थे, ये प्राचीन काल का ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, या कह लें कि दुनिया का पहला बिलबोर्ड कैंपेन था। और उस कैंपेन का पैमाना आज के हिसाब से भी अकल्पनीय है। 40 से 50 फीट ऊंचे और लगभग 50 टन भारी पत्थर के खंभे तैयार किए गए। 50 टन? बाप रे! हाँ, मथुरा और चुनार की खदानों से इन विशाल पत्थरों को तराशा गया और फिर बैलगाड़ियों और नदियों के रास्ते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भेजा गया। मतलब इंजीनियरिंग का भी कमाल था। बिल्कुल। इन खंभों को उन जगहों पर लगाया गया जहां लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, जैसे व्यापारिक मार्ग, धार्मिक स्थल और शहरों के मुख्य चौराहे। और इन शिलालेखों की भाषा और लिपि का चुनाव भी उनकी राजनीतिक समझ को दर्शाता है। वो कैसे? साम्राज्य के मध्य भाग में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी का, और अफगानिस्तान की तरफ तो बाकायदा ग्रीक और अरामाइक लिपियों में संदेश उकेरे गए। यानी जिस क्षेत्र की जो भाषा, उसी में राजा का संदेश। ये बहुत ही स्मार्ट कम्युनिकेशन था। और इन शिलालेखों के ऊपर की वास्तुकला भी कम भव्य नहीं थी। हर खंबे के ऊपर उल्टे कमल का फूल और उस पर शेरों या बैलों की शानदार मूर्तियां लगाई गई। सारनाथ का लायन कैपिटल, जिसमें 4 शेर पीठ सटाकर बैठे हैं, वो वास्तुकला इतनी प्रभावशाली है कि आज वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इन शिलालेखों का भौतिक स्वरूप जितना भव्य था, उन पर लिखा संदेश उतना ही कूटनीतिक था। अच्छा, क्या कूटनीति थी उसमें? क्रिस्टोफर बेकविथ जैसे कई आधुनिक विद्वानों ने जब इन शिलालेखों का गहराई से विश्लेषण किया, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। इन मुख्य शिलालेखों में सीधे तौर पर बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं या बौद्ध संघ का कोई प्रचार नहीं है। अरे, ये एक और बड़ा विरोधाभास है। जो राजा खुद को बौद्ध कहता है, वो अपने सबसे बड़े संचार माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। इसके बजाय अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया, वो किसी एक धर्म या रिलीजन से ज्यादा एक सार्वभौमिक नैतिकता यानी यूनिवर्सल एथिक्स का घोषणा पत्र लगता है। तो धम्म में असल में था क्या? अशोक का धम्म एक ऐसा आचार संहिता था जिसे मानना किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं था। उदाहरण के लिए, पहले और दूसरे शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाने की बात है, जो कि कोई भी अच्छा इंसान मान लेगा। हाँ। साथ ही इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनाने और दूर दराज के इलाकों से जीवन रक्षक जड़ी बूटियों का आयात करके उन्हें उगाने का निर्देश है। 8वें शिलालेख में राजा के शिकार पर जाने की जगह बोध गया जैसी धम्म यात्राओं का जिक्र है। और 13वें शिलालेख में तो अशोक के इस धम्म विजय की पहुंच भूमध्य सागर तक किया गया है। हाँ, वहां तक। इसमें 5 यूनानी राजाओं के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हैं, जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस और मिस्र के राजा टॉलमी। दावा ये था कि इन दूर दराज के ग्रीक साम्राज्यों में भी अशोक की नैतिकता का प्रभाव पहुंच चुका है। ये सभी बातें बहुत ही आदर्शवादी और कल्याणकारी प्रतीत होती हैं। पेड़ लगाना, सराय बनवाना, माता पिता की सेवा करना। बिल्कुल। लेकिन एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो एक सम्राट इतना भारी भरकम पैसा, इतने संसाधन और इतनी मेहनत सिर्फ लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए क्यों खर्च करेगा? सो तो है, एक साम्राज्य का खजाना सिर्फ नैतिकता फैलाने के लिए तो खाली नहीं किया जाता ना। तो इस सब का असल मतलब क्या है? यही वो बिंदु है जहां अशोक की रणनीति का असली मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो अशोक के ये सारे कल्याणकारी कार्य केवल दया भाव या अध्यात्म का नतीजा नहीं थे।
तो क्या थे? ये असल में प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान, विशेष रूप से चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए सप्तांक सिद्धांत को एक नए तरीके से लागू करने की रणनीति थी। सप्तांग सिद्धांत मतलब राज्य के 7 अंग? बिल्कुल। अर्थशास्त्र के अनुसार किसी भी साम्राज्य की स्थिरता इन 7 अंगों की मजबूती पर निर्भर करती है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अशोक ने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार के जोर पर इतने विशाल भूभाग को लंबे समय तक एक साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए अशोक का ये धम्म कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि वो इन 7 अंगों को आपस में मजबूती से चिपकाए रखने वाला एक वैचारिक गोंद था। ओह, आइडियोलॉजिकल ग्लू। अगर हम सप्तांग सिद्धांत के नजरिए से अशोक के धम्म को डिकोड करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले आता है स्वामी, यानी खुद राजा। हाँ, और धम्म के माध्यम से अशोक ने स्वामी के रूप में अपनी छवि को पूरी तरह से रीब्रांड किया। उन्होंने खुद को एक क्रूर विजेता या निरंकुश तानाशाह की जगह देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, और एक पिता समान शासक घोषित किया। मतलब शिलालेखों में उन्होंने साफ तौर पर लिखवाया कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव था। एक तानाशाह से एक पिता समान शासक में बदल जाना। जब राजा खुद को प्रजा का पिता घोषित कर देता है तो उसकी सत्ता को एक ऐसी नैतिक वैधता मिल जाती है जिस पर सवाल उठाना न सिर्फ गैर कानूनी हो जाता है बल्कि अनैतिक और पाप भी लगने लगता है। सही कहा। अब दूसरा अंग है अमात्य, यानी प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी। प्राचीन काल में इतने बड़े साम्राज्य में अधिकारियों पर नजर रखना, ये सुनिश्चित करना कि वे दूर दराज के सूबों में राजा के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से निपटने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रा नाम के एक बिल्कुल नए अधिकारियों की नियुक्ति की। हाँ। अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये उस दौर के कॉर्पोरेट एचआर और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के मिश्रण जैसे थे। हाँ, ये तुलना इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक समझाती है। इन धम्म महामात्रों का काम सिर्फ लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना नहीं था। तो असली काम क्या था? उनका असली काम था पूरे साम्राज्य में दौरा करना, स्थानीय अधिकारियों के कामकाज और उनकी ईमानदारी की जांच करना, भ्रष्टाचार को रोकना और सबसे महत्वपूर्ण ये सुनिश्चित करना कि हर कोई राज्य की आधिकारिक विचारधारा यानी धम्म के प्रति वफादार रहे। मतलब केंद्र सरकार की पकड़ को मजबूत करने का एक बेहतरीन टूल था। बिल्कुल। अब सप्तांग के अगले 2 अंग हैं जनपद यानी जनता और कोष यानी खजाना। ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और अशोक का धम्म इन दोनों को एक साथ साधता है। वो कैसे? 12वें शिलालेख में इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। इसमें अशोक ने सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। यह कोई आज के दौर का आधुनिक सेक्युलरिज्म नहीं था, बल्कि ये दंगों और विद्रोहों को रोकने का तरीका था। समझ गई। साम्राज्य में अनगिनत अलग अलग धर्म और मान्यताएं थीं। अगर वे आपस में लड़ते रहते तो राज्य में हर दिन दंगे होते। एग्जैक्टली। और दंगे होने का सीधा मतलब है कि खेती रुक जाएगी, व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो जाएंगे और व्यापार ठप पड़ जाएगा, जिसका सीधा असर शाही खजाने यानी कोष पर पड़ेगा। एकदम सही। इसके अलावा धम्म में अशोक ने स्पष्ट रूप से कम खर्च और कम संचय का उपदेश दिया। जानवरों की बलि और महंगे कर्मकांडों को बेकार बताकर उन पर रोक लगा दी गई, जिससे पैसा राज्य की तरफ मुड़ गया। हाँ, जो अथाह पैसा महंगे अनुष्ठानों में बर्बाद हो रहा था वो अब बचकर राज्य की अर्थव्यवस्था में वापस आ रहा था। अब आते हैं राज्य के 5वें अंग, दंड यानी सेना या बल प्रयोग पर। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास लगता है। अशोक ने कह दिया था कि उसने युद्ध का त्याग कर दिया है और धम्म विजय को अपना लिया है। तो बिना सेना के इतना बड़ा साम्राज्य कैसे टिकेगा? क्या उन्होंने अपनी विशाल मौर्य सेना को भंग कर दिया था? नहीं, ऐतिहासिक साक्ष्य ये बिल्कुल नहीं कहते कि अशोक ने अपनी सेना भंग कर दी थी। सेना पूरी तरह से मौजूद थी। तो फिर धम्म विजय क्या था? धम्म विजय का असली मकसद था नियंत्रण का तरीका बदलना। इसे इंटरनलाइज्ड सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सड़कों पर हर चौराहे पर पुलिस खड़ी करने के बजाय लोगों के दिमाग में ये बात इतनी गहराई से डाल देना कि लाल बत्ती पार करना गलत है। हाँ, जब लोग खुद ही रुकने लगे तो पुलिस का खर्च भी बचेगा और व्यवस्था भी बनी रहेगी। बिल्कुल। धम्म के जरिए जनता के दिमाग को इस विचारधारा से बांध दिया गया कि राजा की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद सेना भेजने या डंडे का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
ये प्रशासन में मनोविज्ञान का बहुत गहरा इस्तेमाल है। और सप्तांग का आखिरी महत्वपूर्ण अंग है मित्र, यानी विदेशी कूटनीति। हाँ, यहाँ अशोक ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जिसे आज सॉफ्ट पावर कहा जाता है। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्मदूत बनाकर श्रीलंका भेजा। केवल पड़ोसी देशों में ही नहीं, बल्कि ग्रीक राजाओं के दरबारों में भी दूत भेजे गए। यह सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं था, यह अपनी सांस्कृतिक पहुंच बढ़ाकर सीमाओं को सुरक्षित करने का एक तरीका था। जो पड़ोसी देश आपकी संस्कृति से प्रभावित हैं, वे आपके सहयोगी बन जाते हैं। यह सैन्य सुरक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत कूटनीति थी। इन सभी साक्ष्यों को एक साथ रख कर देखें तो अशोक की वो सीधी साधी संत वाली छवि पूरी तरह से खंडित हो जाती है। वे केवल एक संत नहीं थे जिनका राजपाट से मोहभंग हो गया था, बिल्कुल नहीं, बल्कि वे एक बेहद चतुर और दूरदर्शी राजनेता थे जिन्होंने नैतिकता को सत्ता चलाने और साम्राज्य को बांधे रखने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी ये रणनीति उनके जीवन काल में तो बेहद सफल रही, लेकिन इस पूरी शानदार व्यवस्था में एक बहुत बड़ा पेच भी छिपा था। और वो क्या था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पूरी धम्म की प्रणाली अशोक की व्यक्तिगत छवि पर इतनी ज्यादा टिकी हुई थी कि उनके मरने के कुछ ही दशकों बाद मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ओह, मतलब पूरा सिस्टम उनके साथ ही खत्म हो गया। हाँ, ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वाकई। और ये तथ्य अपने पीछे एक बहुत बड़ा विचार छोड़ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या कोई भी विशाल साम्राज्य या सिस्टम जो पूरी तरह से सिर्फ एक महान और आदर्श नेता की व्यक्तिगत छवि यानी पर्सनालिटी कल्ट पर खड़ा किया गया हो, उस नेता के जाने के बाद कभी लंबे समय तक टिक सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या नैतिकता का सिस्टम संस्थापित नहीं होना चाहिए, ना कि व्यक्ति केंद्रित? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि इतिहास की रेखाएं कभी सीधी नहीं होती और उन धुंधली रेखाओं के बीच छिपे सच को खोजना ही हमारा काम है।